अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन इंडोनेशिया इज़ बाय अ ट्रेन, और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ बसेस, वैन्स, बाइक्स, क्रैब, गोजेक एंड एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप इंडोनेशिया में किसी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं लाइक किताब वगैरह, तो यू कैन ऑल्सो बाय अ कार इन इंडोनेशिया आफ्टर हैविंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ इंडोनेशिया में हमारे पास गाड़ियों में क्या क्या ऑप्शन हैं और यहाँ पे फेमस ब्रांड्स कौन कौन से हैं। अगर आप इंडोनेशिया की रोड्स पे देखें तो आपको डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स की गाड़ियां यहाँ पे चलते हुए नजर आएंगी, बट उनमें सबसे ज्यादा आपको टोयोटा नजर आएगी यहाँ पे। नाउ टोयोटा इज द मार्केट लीडर इन इंडोनेशिया, और सेकंड नंबर पे जो फेमस ब्रांड है यहाँ पे दैट इज डायहेट्सू। एंड उसके अलावा फिर यहाँ पे होंडा, होंडाई, मजदा, मिट्सुबिशी, इस तरह की गाड़ियां भी यहाँ पे नजर आ जाती। बट इन सब गाड़ियों के अलावा इंडोनेशिया में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफी ज्यादा नजर आएंगे, जिनमें BYD एंड वूलिंग, ये दो कंपनीज यहाँ पे मार्केट को लीड करती हैं। चाइनीज गाड़ियों की यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया BYD एंड वूलिंग, ये दोनों चाइनीज कंपनीज हैं। अच्छा, यहाँ पे ना SUVs ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कार्स। एंड इंडोनेशिया की जो सबसे हॉट फेवरेट गाड़ी है दैट इज टोयोटा इनोवा, एंड इट्स एन SUV, और ये इसका लेटेस्ट 2025 का मॉडल है। इसके जो पुराने मॉडल्स हैं दे आर स्टिल द बेस्ट चॉइस इन इंडोनेशिया। एंड इनोवा में भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं लाइक जेनिक्स, क्रिस्टा, हाई क्रॉस एंड मैनी अदर्स। और उसके अलावा जो हॉट फेवरेट गाड़ी है दैट इज टोयोटा अवेंजा। ये भी आपको इंडोनेशिया की रोड्स पे काफ़ी जगहों पे चलते हुए नजर आ जाएगी, और ये इसका जो है नया मॉडल है 2025 का मॉडल। और इसमें भी उसी तरह जो पुराने मॉडल्स हैं दे आर स्टिल द बेस्ट चॉइस। अब जैसे कि ये वाला जो मॉडल है ये 2014 मॉडल है, और ये अभी भी यहाँ पे हॉट सेलिंग मॉडल है। टोयोटा के अलावा अगर हम डायहेट्सू की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे दो मॉडल्स, सिग्रा एंड डायहेट्सू जेनिया, दोनों फेमस मॉडल्स हैं एंड दे बोथ आर SUVs। एंड डायहेट्सू की एंट्री लेवल गाड़ी में डायहेट्सू आयला इज वन ऑफ द फेमस कार इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लोकल मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स भी हैं मेड इन इंडोनेशिया, और उस कंपनी का नाम है एसेमका, जो कि बनी थी 2019 में। और वो कंपनी SUVs, पिकअप्स एंड डिफरेंट वैन्स वगैरह बनाती है विद द हेल्प ऑफ चाइना। एसेमका के फेमस मॉडल्स में एसेमका गरोडा है जो कि एक SUV है। उसके अलावा एसेमका ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाई हैं, जिसमें जो फेमस है वो एसेमका बीमा EV है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ वैन विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7 पैसेंजर्स। बट अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस कंपनी है दैट इज़ BYD एंड वूलिंग। एज वी ऑल नो कि BYD के 3 मॉडल्स पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुके हैं, बट यहाँ पे और भी ज़्यादा मॉडल्स एंड वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। और जो मॉडल्स पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं उनके नए मॉडल्स या अपग्रेडेड वर्जन्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जबकि वो पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुए। सीलियन 7 यहाँ पे मार्च 2025 में लॉन्च हो चुकी थी, बट अभी तक वो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी गाड़ियों के मॉडल्स हैं जो कि पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुए, बट यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। हाँ, यहाँ भी एज कम्पेयर टू द ग्लोबल लॉन्च थोड़े से लेट लॉन्च होते हैं, बट ये है कि इवेंचुअली आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑल न्यू 7th जनरेशन होंडा सिटी वॉज लॉन्च ग्लोबली इन 2019, बट यहाँ इंडोनेशिया में वो 2021 में लॉन्च हुई थी, बट पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुई। एंड यहाँ पे सेडान मॉडल्स के साथ साथ हैचबैक मॉडल्स भी लॉन्च होते हैं उनके, अनलाइक पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, यही 7th जनरेशन होंडा सिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन हैचबैक एज सिटी हैचबैक RS। अगर हम लग्जरी ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बात करें लाइक मर्सिडीज, BMW या ऑडी वगैरह, तो यहाँ पे मर्सिडीज एंड BMW आपको कभी कभी रोड्स पे नजर आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द एरियाज। अगर आप किसी पॉश एरिया में जाएंगे तो वहाँ आपको अक्सर नजर आ जाएंगी, बट ऑडी यहाँ पे आपको रोड्स पे बहुत कम नजर आती है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 2024 में ऑडी के सिर्फ 25 यूनिट सेल हुए थे इंडोनेशिया बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव कॉस्ट एंड हाई प्रोफाइल मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। बट BMW एंड मर्सिडीज के आपको यहाँ पे पुराने मॉडल्स अक्सर रोड पे नजर आ जाते हैं। अच्छा, इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने आपको एक कंपनी बताई वूलिंग, दे हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडोनेशिया, एंड वूलिंग की गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज होती हैं दे आर बीइंग असेंबल्ड हियर इन इंडोनेशिया, और उसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो यहाँ पे काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, एंड अल्टीमेटली उसका इफेक्ट इस तरह पड़ता है कि गाड़ियों की जो प्राइस है वो भी कम हो जाती है यहाँ पे। अब जैसे वूलिंग की जो एंट्री लेवल कार है दैट इज एयर EV, और उसकी प्राइस यहाँ पे 209 मिलियन इंडोनेशियन रुपए है, जो कि पाकिस्तानी 3.7 मिलियन बनते हैं, 37 लाख रुपए। अब 37 लाख में यहाँ पे आपको एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मिल जाती है। और अगर आप इसी गाड़ी का थोड़ा सा पुराना मॉडल या थोड़ा सा यूज्ड मॉडल ले लें
तो वो आपको 25 से 30 लाख के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पे पुराने मॉडल्स आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरी ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं उनमें तो आपको 10 लाख तक भी अच्छी कंडीशन की गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है। बट द थिंग इज, गाड़ियां यहाँ पे सस्ती हैं, बट उनके ऊपर जो एनुअल टैक्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि है 2% ऑफ द कार वैल्यू। जितने की भी आपने गाड़ी ली है उसका 2% जो है वो आपने एनुअल टैक्स पे करना है यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो वोलिंग एयर ईवी है वो 37 लाख रुपए की है, तो उसके ऊपर जो 2% बनता है वो 74,000 रुपए बनता है, 74,000 रुपीज। दैट मीन्स कि आपने हर साल 74,000 उस गाड़ी का टैक्स पे करना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पुरानी गाड़ी है उस पे भी पूरा टैक्स है। अनलाइक पाकिस्तान में 10 साल से जो पुरानी गाड़ी है उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स वेव ऑफ हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको उस गाड़ी पे भी पूरा टैक्स पे करना है। मतलब ये कि जो अगर आप ओल्ड मॉडल्स में 10 लाख रुपए की गाड़ी यहाँ पे परचेज कर लेते हैं तो उसका 2% मतलब 20,000 आपने टैक्स जो है उस गाड़ी का भी देना है यहाँ पे। जबकि अगर आप पाकिस्तान में 10 लाख रुपए की पुराने मॉडल की गाड़ी उठाएंगे तो उसका टैक्स मेरा ख्याल है हार्डली 1,000 या 1,500 रुपए। एंड प्लस क्योंकि इंडोनेशिया में अक्सर रोड्स पे रश होता है, तो उस रश से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे टोल्स रोड बनाई है। मतलब जैसे हमारे वहाँ पे रिंग रोड्स होती हैं, तो उस तरह की रोड्स पे फिर अलहदा से टैक्स है। और यहाँ पे टोल टैक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और यहाँ पे अक्सर जगहों पे टोल प्लाजा बने हुए हैं, क्योंकि शहर नज़दीक है। तो जैसी एक शहर की जो है वो डिस्ट्रिक्ट से आप बाहर निकलते हैं, दूसरे में एंटर होते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर उनका टोल टैक्स पे करना पड़ जाता है। एंड सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो है फ्री पार्किंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आपने जहाँ पे भी जाना है, आपने गाड़ी पार्क करनी है तो उसकी पार्किंग फीस लाजमी आपने पे करनी है। और अगर आप इंडोनेशिया में कहीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उन अपार्टमेंट्स में भी पार्किंग जो है वो फ्री नहीं है। आपको वहाँ भी मंथली पार्किंग फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन $25 है पर मंथ। वैसे पार्किंग्स यहाँ पे अच्छी होती हैं, आपका स्पॉट जो है वो आपको हमेशा मिल जाएगा। एंड मुझे पार्किंग से याद आया, इंडोनेशिया में काफ़ी जगहों पे लेडीज़ के लिए अलहदा से पार्किंग भी बनी हुई है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया में गाड़ी खरीदना आसान है, बट गाड़ी को मेंटेन करना और चलाना थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं उसको। तो इसी वजह से जो लोकल इंडोनेशियंस भी यहाँ पे हैं वो या तो ज़्यादातर बाइक्स यूज़ करते हैं या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया कि इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन, बसेज एंड एक्सेट्रा बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द कार्स इन इंडोनेशिया टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।